हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी प्यारे बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे का नियम, इसके बारे में यहाँ पर मैं विधिवत आपको समझाऊंगा किस प्रकार से विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे ने अपना नियम प्रस्तुत किया, कैसे उन्होंने बताया कि वास्तविक रूप से चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होने से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और प्यारे बच्चों इसमें से कुछ न कुछ अल्प मात्रा में धारा भी प्रवाहित होने लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको परिभाषा समझना जरूरी है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं प्रत्येक टॉपिक आपको कवर करा देता हूं। इसके पहले मैंने आपको चुम्बकीय फ्लक्स के बारे में समझाया था, उम्मीद करता हूँ आप लोग देखे होंगे। लेक्चर 1 था चैप्टर 6 का, यानी जो आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण चैप्टर का नाम ही है। इसमें पहला लेक्चर मैंने कराया था चुम्बकीय फ्लक्स से संबंधित, वो आप प्लेलिस्ट में है, जाकर के देख लेना। और आज हम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के नियम का जो प्रयोग है उसे समझेंगे। अगले लेक्चर में फैराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम को समझेंगे। तो ये फैराडे के नियम का प्रयोग हम आज समझा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम आज जो समझा रहे हैं उसी को कह दो यही प्रयोग है और आ जाए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे का नियम, तो फिर आप इसी को लिख दो, नंबर कट जाएंगे बच्चा लोग। तो आज हम प्रयोग समझाएंगे आपको। जो नियम है वो कल हम कराएंगे, मतलब अगले लेक्चर में करा देंगे। लेक्चर नंबर 3 रहेगा, आज का लेक्चर नंबर 2 है इस चैप्टर का। आप बाद में भी वीडियो देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लेलिस्ट में आप जाओ, सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, आप लोग देख सकते हैं। चलिए शुरू करें। सबसे पहले आप विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिभाषा समझ लो। तो ये है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण प्यारे बच्चों की जब कभी तार के एक बंद लूप और एक चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है। तार का एक बंद लूप होना चाहिए और एक चुंबक होना चाहिए, इसके बीच आपेक्षिक गति होती है तो उस बंद लूप में विद्युत धारा बहने लगती है। इस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं और जिस विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित धारा प्रवाहित होती है उसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं तथा इस परिघटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। मतलब हमारे पास एक बंद लूप है और एक चुंबक है, इनके बीच आपेक्षिक गति होती है। चाहे तो आप प्यारे बच्चों कुंडली को ले जाओ, चाहे चुंबक को ले जाओ, आपेक्षिक गति दोनों कहलाएगी। अक्सर यहाँ पर हम चुंबक को प्यारे बच्चों खिसकाएंगे आगे पीछे, तो फिर क्या होगा, इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, किसमें, कुंडली में, और प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न हो जाएगा। और यह जो परिघटना है, इन प्रेरित धारा उत्पन्न होने की जो घटना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की जो घटना है, ये कहलाएगी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ठीक है, यानी चुंबकीय प्रेरण के फलस्वरूप विद्युत का उत्पन्न हो जाना। भाई प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है चुंबक के प्रभाव से, इसलिए तो बोला गया विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ये परिभाषा है। चलिए इसके कुछ पृष्ठभूमि हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे सर्वप्रथम चुंबकत्व की जो अवधारणा है आर्स्टेड ने बता दिया 1820 में। 1820 में आर्स्टेड ने बताया कि किसी भी हम चालक तार पर धारा प्रवाहित करते हैं, जब भी हम किसी चालक तार पर धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न ही होता है, लेकिन साथ में ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये तो सिर्फ आर्स्टेड का एक प्रयोग था, उन्होंने बताया कि हाँ भाई धारा प्रवाहित करने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इतना बता दिया आर्स्टेड ने। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा एम्पियर के तैरने का नियम, स्क्रू का नियम, दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, सब कुछ आपने पढ़ा। इसके बाद पूरा थ्योरम करा आपने, पिछले जो चैप्टर में चैप्टर 4 में मैंने कराया था, सब कुछ आपने पढ़ा है। चुंबकत्व की अवधारणा वगैरह सब कुछ आपने पढ़ लिया कि भाई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है धारा प्रवाहित करने से। परिनालिका भी बना लेते हैं, वृत्ताकार लूप बना लेते हैं, टोरॉइड बना लेते हैं, इसके कारण तीव्रता भी निकाल सकते हैं। एक चालक तार पर धारा प्रवाहित करते हैं तो कुछ दूरी पर उसके कारण कितनी तीव्रता है चुंबकीय क्षेत्र की वो भी निकाल लेते हैं। ये सब चीज करा आपने। इसके बाद भाई साहब ये चीज तो ठीक है कि हमने कहा कि एक चालक तार है जिसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, मतलब धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस बात की पुष्टि भाई साहब उन्होंने कर दी आर्स्टेड ने, और इसे सुना किसने, माइकल फैराडे ने। बोला भाई जब धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक चुंबक ले लें और उससे धारा बहने लग जाए। बड़ी समस्या हो गई। बोले भाई कुछ ना कुछ तो हम कॉपी करेंगे। कॉपी कैसे करेंगे, जब आर्स्टेड ने बता ही दिया कि भाई साहब हम धारा प्रवाहित करते हैं किसी चालक तार पर, तो चालक तार पर जैसे धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है उसके चारों ओर। तो कहीं ना कहीं चुंबक से भी
चुंबक के गति से या चुंबक के प्रभाव से धारा उत्पन्न हो सकता है। अब उन्होंने लगा प्रयास करने, कई वर्षों तक प्रयास किए, अपने प्रयोगशाला में कई वर्षों तक प्रयास किए, हर प्रयास में असफल होते रहे। काफी मेहनत करने के बाद उन्होंने एक दिन क्या हो, तंग आ गए, भाई अब नहीं करना है मुझे, अब मुझे नहीं करना है। और उन्होंने क्या किया, चुंबक और धारा मापी को साथ में जो भी उन्होंने अपनी कुंडली वगैरह बनाई थी उसे क्या कर दिया, फेंक दिया। ठीक है, मतलब एक कुंडली है और चुंबक को फेंका कुंडली के बीच में कि अब छोड़ो यार, अब बहुत हो गया। और जैसे कुंडली के बीच में चुंबक को फेंका तो देखा कि कुछ न कुछ जो धारा मापी है, जो गैल्वेनोमीटर लगा है, उसमें कुछ न कुछ संकेतक में विक्षेप हो रही है। तब उनका भाई साहब इतने वर्षों का मेहनत, 2-4-10 वर्ष मेहनत किए, क्योंकि 1820 में उन्होंने बताया, फिर 1831 में बताया, तो 10 वर्ष लगातार मेहनत करते रह गए। अंत में उनका प्रयोग थोड़ा सा जिस चीज को पुष्टि कर रहे थे वो पुष्टि कर ही लिए कि भाई साहब अभी हमने देखा कि कुंडली के बीच में हमने चुंबक फेंका तो विक्षेप उत्पन्न हो गया, मतलब वो चुंबक गति करा, और जैसे चुंबक गति करा तो कुछ ना कुछ इसमें विक्षेप उत्पन्न हुआ, यानी अल्प मात्रा में कहीं ना कहीं कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है तभी तो विक्षेप हो रहा है, लूप में धारा प्रवाहित हो रही तभी तो विक्षेप हो रहा है। तो वहां से भाई साहब फैराडे का जो नियम है भाई साहब पुष्टि हो गया कि अरे वाह क्या बात है, मतलब हमने कहा कि कुंडली के पास में चुंबक ले गया, बोले ये अब कई वर्ष तक प्रयास किए, अब ये असफल हो गए, अब हम करना ही नहीं है। खूब प्रयास किए, चुंबक को इधर रखे कई वर्षों तक। आप समझ सकते हो कि आप 2 घंटे यदि मेहनत कर दो एक प्रश्न पर, नहीं समझ में आता तो आप छोड़ देते हो, बोलते पेपर टाइम में देख लेंगे, नहीं बनेगा तो छोड़ देंगे। 2 घंटे में आप असफल हो जाते हो और कभी प्रयास नहीं करते, अरे बहुत कठिन है यार, हमको नहीं पढ़ना, ये बनेगा ही नहीं। और बताओ माइकल फैराडे जी कई वर्षों तक एक सिद्धांत के लिए एक ही क्वेश्चन था उनके मन में कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। लगातार उन्होंने अथक प्रयास किया और अंत में सफल भी हो गए। कब? 1831 में। और बोला भैया अब तो हमारा प्रयोग सिद्ध हो गया। अब उन्होंने अपने प्रयोग में क्या क्या किया मैं आपको क्रम से समझाता हूं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिभाषा तो समझ ही गए होंगे, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए प्रयोग है, 2 प्रयोग हैं जिसमें से एक प्रयोग में यदि आपको समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उन्होंने क्या किया कि तांबे के विद्युत तार की एक कुंडली ले ली जिसके सिरों के बीच एक धारामापी जोड़ दिया और मेरे बच्चों चुंबक और कुंडली के बीच प्रयोग किया। कैसे किया मैं आपको डायग्राम के साथ समझाता हूँ। जैसे मेरे पास मान के चलता हूँ यहाँ पे एक कुंडली है, इस प्रकार से कुछ कुंडली है, ठीक है, ये एक लेयर हो गया। दूसरा लेयर आपको बनाना है तो कुछ इस प्रकार से बना दीजिए, ठीक है, ये दूसरा लेयर हो गया। आपको समझना तो है मेरे बच्चों सिंपल तरीके से। अब इसमें क्या करेंगे हम धारामापी जोड़ देंगे, जैसे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हम धारामापी जोड़ देते हैं। अब ये हो गया हमारा धारामापी। अब इसके पास में यदि हम यहाँ पे एक क्षण चुंबक लाते हैं, ये क्षण चुंबक, ये हमारा क्षण चुंबक है, N है और S है, ठीक। अब यहाँ से क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, तो कुछ इस प्रकार से इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। अब जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलते हैं तो इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। और जैसे प्रेरित धारा उत्पन्न होती है तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। धारा मान के चलते ही इधर से इधर बह रहा है, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि एक विद्युत रुद्ध तांबे के तार की कुंडली ले ली जिसमें एक धारामापी जुड़ा है और एक क्षण चुंबक ले लिया। और पहले क्या किया कि जैसे उन्होंने देखा कि भाई साहब ये हमारे पास कुंडली है, देखो मैंने आपको समझाया कि भाई कई वर्षों तक प्रयास किए कुंडली को रख करके, और फिर सोचे अब रख दो कुंडली, और बाद में चुंबक को भी वहाँ पे फेंक दिया। कुंडली के बीच में जाकर चुंबक गिरा, जैसे देखा कि भाई साहब इस संकेतक में कुछ ना कुछ विक्षेप हो रहा है। उनको पता चल गया कि कहीं ना कहीं चुंबक की गति करने से विक्षेप हुआ होगा। तो फिर उन्होंने प्रयोग करना शुरू कर दी। पहले क्या किया भाई साहब की जो हमारा क्षण चुंबक है इसको जब पास में लाया, क्या किया पास में लाया, ये क्षण चुंबक है, इसको पास में इसको खिसकाने की कोशिश की। जैसे इसको धीरे धीरे करके खिसकाया तो देखा कि भाई साहब कुंडली में विक्षेप हो रहा है, कुंडली में विक्षेप हो रहा है। तो जब चुंबक की N ध्रुव को कुंडली के पास में लाया तो देखा कि भाई एक दिशा में विक्षेप होता है,
तो आप पहले नंबर तो यही लिख लेंगे कि चुंबक के n ध्रुव को कुंडली के पास लाने से धारामापी के एक दिशा में विक्षेप होता है। और दूसरे बार क्या किया कि जैसे कुछ दूर तक ले गया, फिर बोला भाई इसको हम स्थिर कर देते हैं। ये जैसे हमारे पास एक क्षण चुंबक है, फिर से आपको पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा। n है और s है, और आपके पास एक कुंडली है। ये कुंडली कुछ इस प्रकार से रहती है। कैसे कुंडली रहेगी? मान लो कि आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार से है। ये लो कुंडली बना दिया हमने, और फिर कुंडली को ऐसे इस प्रकार से कुंडली बन गया। अब कुंडली के साथ क्या जुड़ा है? गैल्वेनोमीटर। तो फिर क्या देखा प्यारे बच्चों कि मान लो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसी चलती हैं, लेकिन जब चुंबक स्थिर हो गया तो कुंडली का विक्षेप, भाई साहब ये जो गैल्वेनोमीटर है धारामापी, इसका कोई विक्षेप नहीं है, बिल्कुल ये स्थिर हो गया। कि जैसे हम चुंबक के n ध्रुव को कुंडली के पास ले जाते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं एक दिशा में विक्षेप होता है, लेकिन वही चुंबक को रोक देने पर, क्या करने पर? रोक देने पर, स्थिर कर देने पर जो कुंडली का विक्षेप है, मतलब जो गैल्वेनोमीटर में जो संकेतक का विक्षेप है, वो रुक जाता है। चुंबक के रोक देने से धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता, स्थिर हो जाता है। पहले नंबर मैंने कहा भाई सब, जैसे ही चुंबक को कुंडली के पास मिलाए एक दिशा में विक्षेप होता है, और जैसे पर बच्चों हम चुंबक को स्थिर कर देते हैं तो दूसरे दिशा में विक्षेप हो जाता, मतलब विक्षेप रुक जाता है। लेकिन वहीं पे तीसरा टर्मिंग कंडीशन ये है कि हमारा क्षण चुंबक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको क्रम से समझो, बढ़िया समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये क्षण चुंबक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक पेड़ बच्चों ये बना दिए कुंडली, और इसके साथ हमने जोड़ दिया क्या? गैल्वेनोमीटर। ठीक है। अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल ही रही हैं, तो ये लो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकाल दो, ये लो। अब भाई साहब इसने क्या कहा कि जैसे हमने कहा कि पहले जब n को हम कुंडली के पास मिलाते हैं तो कहीं ना कहीं विक्षेप होता है एक दिशा में, और फिर बच्चों जब स्थिर कर देते हैं तो वो स्थिर हो जाता है। और वहीं पे यदि इसको हम दूर ले जाते हैं, क्या करते हैं? दूर ले जा रहे हैं। दूर ले जाने पर कुंडली के यदि विक्षेप पहले इधर था तो इस बार विक्षेप की दिशा बदल जाती है। ठीक है। ये लो धारामापी के जो संकेतक का चिन्ह है वो विपरीत दिशा में बहने, मतलब संकेतक का विक्षेप होता है। क्या क्या कह दिया यार, समझ में नहीं आया होगा आपको। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि भाई साहब जैसे ही n को कुंडली के पास लाया तो इसके संकेतक में विक्षेप उत्पन्न हुआ, धारामापी में विक्षेप उत्पन्न हुआ। जैसे ही हमने चुंबक को रोका तो भाई साहब इसमें विक्षेप नहीं हो रहा है, और जैसे इसको दूर ले जाने की कोशिश की तो फिर से विक्षेप हुआ, किंतु विपरीत दिशा में हो गया। ये सब किसने प्रयोग किया? तो फैराडे ने। अपन ने तो सिर्फ पढ़ रहा है भाई, अपन ने कछु नहीं किया। ये किसने किया? तो फैराडे ने किया। फैराडे के आधार पर हमको समझा रहे हैं कि फैराडे ने n ध्रुव को जैसे कुंडली के पास लाया तो एक दिशा में धारामापी में विक्षेप हुआ। कुंडली को रोक दिया, चुंबक को रोका भाई साहब कुंडली के सापेक्ष, तो भाई विक्षेप बंद, खत्म कहानी। और जैसे ही n ध्रुव को दूर ले जाने की कोशिश की तो विक्षेप हुआ, और दूसरे दिशा में, है ना, हुआ तो, लेकिन दूसरे दिशा में। ठीक है। अब इनसे एक चीज तो निष्कर्ष निकला कि भाई साहब कहीं ना कहीं यदि n ध्रुव को पास लाने या ले जाने से विक्षेप हो रहा है तो इसी प्रकार से s ध्रुव को भी पास लाएंगे या दूर ले जाएंगे तो विक्षेप होगा, किंतु बस दिशा विपरीत होगी। बस क्योंकि भाई n और s में थोड़ा सा डिफरेंस तो रहेगा, दिशा विपरीत होगी। सिंपल है, क्योंकि n से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और s पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समाप्त होती हैं। तो s पर प्रवेश करती हैं, n से निकलती हैं। तो भाई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जब दिशा बदलेंगी तो धारा की भी दिशा में परिवर्तन होगा, और जब धारा की दिशा में परिवर्तन होगा तो विक्षेप भी विपरीत हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने बताया कुछ और प्रयोग, जैसे भाई साहब उन्होंने, अब एक बार में तो खत्म नहीं हो गया कि उनका नियम खत्म हो गया, लगातार करते रहे। फिर 2-4 बार, 10 बार, 20 बार, 25 बार, मतलब 2-4 दिन भी किए होंगे तो 100 बार हो गया होगा। तो उन्होंने कहा कि जैसे जैसे यदि हम चुंबक को धीरे धीरे करके मतलब पास लाते हैं, ये हमारा मान लीजिए क्षण चुंबक है, इसको कुंडली के पास धीरे करके लाएं, मतलब धीरे धीरे करके यदि चलाते हैं तो विक्षेप धीरे धीरे होगा, सही है कि नहीं। और जैसे तेजी से लाएंगे तो भाई साहब विक्षेप भी तेजी से होगा। यानी धीरे धीरे चुंबक को चलाने पर जो धारामापी में विक्षेप होगा उसका मान कम होगा, और यदि तेजी से चलाएंगे तो फिर वहीं पे विक्षेप का मान भी अधिक हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैंने आपसे एक चीज शुरू में ही कह दिया कि भाई साहब ये जो चुंबकीय प्रेरण का जो सिद्धांत है ना,
ये चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति से होता है। तो क्या चुंबक को स्थिर रखकर कुंडली को चलाएं तो क्या धारा मापी में विक्षेप होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। दो में से कोई एक स्थिर कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं भाई। आखिरकार चुंबक पास में आ रहा है तो कुंडली के पास में ही तो आ रहा है, और कुंडली चुंबक के पास में जा रहा तो भी आप वही चीज है ना भाई। चुंबक के पास कुंडली को ले जाओ या कुंडली के पास चुंबक को ले जाओ, चुंबक को कुंडली के पास या कुंडली को चुंबक के पास, आपेक्षिक गति दोनों कहलाएगी। तो भाई सब फैराडे जी ने कहा कि चुंबक को स्थिर कर दो और कुंडली को चला दो, तब पर भी धारा मापी में विक्षेप होगा। चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होने पर ही धारा मापी में विक्षेप होता है। ये चीज क्लियर होना चाहिए। एक चीज और कहा भाई साहब, क्षण चुंबक हमने लिया, प्रबल है। यदि प्रबल है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्यादा होंगी, सिंपल है। शक्तिशाली चुंबक है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रबल होगी, जिससे धारा मापी में विक्षेप अधिक होगा। और यदि वहीं पर चुंबक कमजोर है तो विक्षेप भी कम होगा। ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया। अब इसको आपको लिखना है तो क्रम से आप लिख लीजिए। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए फटाफट। सब कुछ कंप्लीट यहाँ पर लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, ना तो परेशानी होगी कोई चीज़। प्यारे बच्चों देखिए एक बार फटाफट देखिए मैंने क्या क्या समझाया, वही चीज़ लिखा है कि चुंबक के N ध्रुव को कुंडली के पास लाने पर धारामापी में एक दिशा में विक्षेप होता है, और यदि चुंबक को रोक देंगे तो धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होगा बच्चे लोग। वहीं पर यदि चुंबक के N ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाएंगे तो पुनः विक्षेप होगा, लेकिन दिशा बदल जाएगी। अब हमने कहा N ध्रुव को नचा रहे हो, अब भाई उसकी जगह S ध्रुव को भी नचा दो। हमने कहा भाई साहब कि N ध्रुव के कारण यदि दिशा भाई मतलब मान लीजिए एक दिशा पे हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं एक निश्चित दिशा पे हो रही है N ध्रुव के कारण, तो जब S ध्रुव को लेकर चलेंगे तो दिशा में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि N ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, S पर समाप्त होती हैं। तो जब S आएगी तो S पर तो प्रवेश करेंगी, तो जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बदलेगी तो वहीं पे आपकी धारा की दिशा बदल जाएगी, और प्यारे बच्चों आपका जो क्या धारामापी में विक्षेप है उसकी भी दिशा बदल जाती है। अगला नंबर देखो, चुंबक को धीरे धीरे चलाने पर विक्षेप का मान कम होता है, और तेजी से चलाएंगे तो विक्षेप का मान भी अधिक होता है। चुंबक को स्थिर रखकर कुंडली को चलाने पर भी धारामापी में विक्षेप हो सकता है। कहने का मतलब भाई साहब चाहे कुंडली को चुंबक के पास ले जाओ या चुंबक को कुंडली के पास ले जाओ, फिर भी आपेक्षिक गति कहलाएगी। धारामापी में विक्षेप होगा, धारा बहेगा। यदि चुंबक कमजोर है तो विक्षेप कम होता है, वहीं पे चुंबक शक्तिशाली है तो विक्षेप अधिक होता है। ठीक है, इससे निष्कर्ष ये निकला कि जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है तो जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। सही है कि नहीं? होगा कि नहीं होगा? जब प्यारे बच्चों क्या होगा कि जैसे हम चुंबक को पास लाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होती है। चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि का मतलब ये है कि जो चालक तार है हमने लिया है, विद्युत रुद्ध चालक तार हमने जिससे हमने कुंडली बनाई है, उससे गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में वृद्धि होती है। ये देखो चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि का परिवर्तन का कारण क्या होता है। जैसे मैंने ये सारे डायग्राम, तीनों डायग्राम में आप देखो कि जैसे कुंडली के पास चुंबक को लाते हैं, जितना पास आएगा तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उससे उतनी अधिक होगी। लंबवत जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी चुंबकीय फ्लक्स उतना ही होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, यानी पास लाने से वृद्धि और दूर ले जाने से कमी होगी, जिसके कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है। इस प्रकार से निष्कर्ष निकाल दिया किसने? फैराडे ने। और यही था प्यारे बच्चों फैराडे का प्रयोग, और उम्मीद करता हूँ इस प्रयोग को आप अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। समझ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। और नोट्स लेने के लिए 100 रुपीज़ चार्ज है वन सब्जेक्ट के। कंटेक्ट कर सकते हैं 9685 29 91 49, 9685 29 91 49। 100 रुपीज़ चार्ज है। अभी मैं कह रहा हूँ, बाद में बच्चे कहते हैं कि सर आपने तो बोला था फ्री में, तो फ्री में दे दो। भाई साहब ये चार्ज केवल थोड़ा सा रखा हूँ ताकि मेरा भी स्थिति सही रहे और आपको बेहतर रूप से पढ़ा सकूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।